नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जिनका जीवन बहुत सारी टेंशन्स, बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से भर गया जब उन्होंने अपने जीवन में विवाह करने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, अपना विवाह करने के शुरू के 2 सालों तक तो ये बताते हैं कि इनका अपनी ही धर्म पत्नी से कुछ ना कुछ वाद विवाद चलता रहा। ये दिन रात इसी टेंशन में रहते थे कि अपनी धर्म पत्नी से मैं अपना रिश्ता कैसे सुधार सकता हूं, क्योंकि ये बताते हैं कि मेरी सोच ऐसी थी कि वो भी एक इंसान है और जब आप किसी नए रिश्ते के अंदर जाते हैं, एक नए परिवेश के अंदर जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि नए परिवेश के अंदर, नए लोगों के साथ, नए रिश्तों के अंदर एक व्यक्ति को ढलने में कुछ समय लगे। इस वजह से मैं उनको समय देता गया, लेकिन जिस प्रकार की टेंशन उनकी वजह से मेरे जीवन में आई थी, उसकी वजह से अपने काम धंधे पर, अपने व्यवसाय पर मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता था। पूरा दिन मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरे जीवन के अंदर जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो गया। यानी कि मेरे जीवन के अंदर आर्थिक तंगी आ गई और अपने खर्चे चलाने के लिए मैं मार्केट से कर्जा लेने लगा, क्योंकि काम तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन खर्चे तो खर्चे होते हैं। हर महीने जो पैसा आपको घर चलाने के लिए चाहिए वो तो आपको चाहिए। इसके बाद भाई ने बताया कि शुरू का 2 साल का विवाद जब मेरे और धर्मपत्नी का खत्म हो गया, तो उसके बाद नई परेशानियों ने जन्म लिया। जैसे कि मेरे ससुराल वाले कह रहे हों कि भैया ऐसे कैसे बच करके निकल जाओगे, अभी तो तुम्हें बहुत सारी परेशानियां देनी बाकी है। इन्होंने इसी प्रकार से बताया कि इनकी जो है 2 सालियां हैं और एक इनके साले साहब हैं। ये बताते हैं कि इनकी एक जो साली हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन इनकी लाइफ के अंदर आ गया, जिसकी वजह से इनको थानों के चक्कर लगाने पड़े, इनको कोर्ट जाना पड़ा और इनको बिना किसी बात के, जैसे आपको पता ही नहीं लगता कि मैंने ऐसा किया क्या है, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति हुई कि बिना किसी बात के इनको पिटना भी पड़ गया। इनके अनुसार कोई बात नहीं थी, हालांकि बाद में कुछ और बातें सामने आई थी, लेकिन इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर पुलिस थाने का मुंह कभी नहीं देखा था। इनको पता ही नहीं था कि अंदर से जो है पुलिस स्टेशन कैसा दिखता है, लेकिन इनको घंटों वहां बैठना पड़ता था और ये टेंशन लेनी पड़ती थी। इसी के बाद इन्होंने बताया कि जो दूसरी जो साली हैं, उनकी वजह से भी कुछ इनके जीवन के अंदर इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं उनकी वजह से। और इसके साथ साथ इनके जो साले साहब हैं वो एक ग्रोइंग टीनेजर हैं, अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं, लेकिन होने वाले हैं कुछ ही सालों के अंदर। तो जब एक ग्रोइंग टीनेजर होते हैं तो वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ मुसीबतों में, कुछ ना कुछ परेशानियों के अंदर फंसाते रहते हैं और बार बार इनको आगे आकर के उनको उन परेशानियों से बाहर निकालना पड़ता है। उनके लिए जगह जगह जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ती है और मतलब खुद को सामने करना पड़ता है। हमने इनसे पूछा कि भाई जी, ये सब आप क्यों कर रहे हैं, आप तो उनके जीजा हैं, तो आपका क्या मतलब बनता है। तो इन्होंने बताया कि जो इनके ससुर जी थे, जो कि एक बहुत ही सहयोगी व्यक्ति थे, इनका उन्होंने बहुत सहयोग किया। उनके बारे में ये बताते हैं कि जो इनके ससुर जी थे, वो उनका कुछ ऐसा हुआ कि उनकी पीछे वो किसी तीर्थ यात्रा पे गए थे और तीर्थ यात्रा पे किसी भूस्खलन की वजह से ऐसी कोई एक वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ गई थी, कुछ वर्ष पहले की बात है। उस प्राकृतिक आपदा के वहाँ पे आ जाने की वजह से जो इनके ससुर जी हैं, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया है, उनके प्राण चले गए हैं। और ये कहते हैं कि उनके प्राण चले जाने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। मैं कितना भी चाहूँ कि मैं इन लोगों के बारे में नहीं सोचूं, मुझे इनकी क्या पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे कुटुंब से, ये मेरे जो इन लॉज की जो फैमिली है, सभी लोगों से मेरा क्या रिश्ता है, कि मैं जितना कम चाहूँ कि मैं इन्वॉल्व हूँ इन लोगों के साथ,
उतना ज़्यादा मैं इनके साथ फंसता जा रहा हूँ और ये लोग मुझे नहीं खींचते हैं, लेकिन मेरा अपना ही मन नहीं मानता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे खड़ा होना है। अगर मैं इनके लिए खड़ा नहीं होऊँगा तो कौन होगा? इन भाई ने बताया कि हालांकि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी कि धर्म पत्नी के चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, तो उनका अच्छा भरा पूरा परिवार है जो लोग आसपास रहते हैं, लेकिन वो उनकी उतनी मदद नहीं करते हैं, वो उतना खड़े नहीं होते हैं जितना ज़्यादा मुझे उनके साथ जाकर के खड़े होने की आदत है। तो दोस्तों, इन भाई का रिग्रेशन किया गया। आगे इस वीडियो के अंदर हम क्या एग्जैक्टली परेशानियां थी उनके बारे में भी बताएंगे, रिग्रेशन के बारे में भी बताएंगे, और इन सभी से इनका पूर्व जीवन का क्या रिश्ता है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को जो शाम को एक सेशन आप सभी के लिए हमने जूम ऐप के ऊपर ऑर्गेनाइज किया है, हम उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस सेशन को शाम 4 बजे आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट किया जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे का यह सेशन होने वाला है, यानी कि 4 बजे सेशन शुरू होगा और लगभग 5:30 बजे तक ये जो सेशन है वह चलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक हमने 7 अलग अलग सेशंस को रोज इसी समय पर आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, इन सेशंस के 2 मुख्य औचित्य हैं। देखिए, हर दिन किसी न किसी चक्र के ऊपर शरीर के अंदर, जैसा आप जानते हैं हम लोगों के 7 चक्र होते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो 7 चक्रों के ऊपर उनकी डीप क्लेंजिंग करने के ऊपर इन सेशंस के अंदर फोकस किया जाएगा। तो आज जो सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है उसके अंदर आपके मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस किया जाएगा। दोस्तों, जो मूलाधार चक्र होता है वह हमारे सूक्ष्म शरीर का जो एक बेस पॉइंट होता है। जैसे एक जब घर बनाया जाता है, एक बिल्डिंग खड़ी की जाती है तो उसकी नींव डाली जाती है, तो हमारे जो शरीर है इसके अंदर जो शक्तियां प्रवाह करती हैं, जो हम स्थिर रह पाते हैं, इसका जो आधार होता है वह मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र के अंदर जब ब्लॉकेजेस आ जाते हैं या इसके अंदर नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर, उनके जोड़ों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर हमारे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं, उनके हाथों में, पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है, आर्थराइटिस की उनको समस्या हो जाती है, या कई सारी आत्माएं ऐसी होती हैं उनको पूरे शरीर में कई कई जगहों पर मसल्स के अंदर, उनकी मांसपेशियों के अंदर उनको दर्द रहता है, या और कुछ ऐसी समस्याएं हैं। तो दोस्तों, आप अगर ऐसी किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, ठीक है, चाहे फिर वो समस्या बढ़ती उम्र के कारण ही क्यों ना हो रही हो, तो भी इस सेशन को आपको जरूर जरूर अटेंड करना है। आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, जो हर सेशन के अंदर जो चीज की जाती है, स्पेशली क्योंकि हम चक्रों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आपके पूरे शरीर से नेगेटिविटी को रिमूव करने का भी टास्क जो है, जो काम है, वह इस सेशन के अंदर किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से दूसरी चीजों का प्रभाव भी होता है कुछ लोगों के ऊपर, तो अगर ऐसी कोई समस्या भी आपके साथ है तो वो भी इस सेशन के अंदर कवर की जाएगी। कुछ भाई बहनों ने हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमसे पूछा भी था कि क्या इस सेशन का कोई शुल्क है, क्या कोई चार्ज है, हम कैसे इसको ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं, इसी वीडियो के अंदर जूम की जो ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम पिंड कमेंट के अंदर डालने वाले हैं, उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डालने वाले हैं। तो वहां से आप इस मीटिंग को 4 बजे आज ज्वाइन कर पाएंगे। जहां तक शुल्क की बात है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जब कभी भी ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता था तो उसका शुल्क 1000 रुपए पर पार्टिसिपेंट कलेक्ट किया जाता था। इसी प्रकार से नेगेटिव एनर्जी रिमूवल हो या और कोई भी हिप्नोथेरेपी के सेशंस हो जो हम कंडक्ट किया करते थे, तो उसके अंदर लगभग 500 रुपए पर पार्टिसिपेंट हर व्यक्ति से लिया जाता था शुल्क, एज एंट्री फीस। लेकिन जैसा कि पिछले 15 से 20 दिनों से चलता आ रहा है, हमारी सारी सेवाओं के लिए
हमने अपफ्रंट किसी भी प्रकार का अमाउंट लेना बंद कर दिया है, क्योंकि अब जैसा आप जानते ही हैं, हर व्यक्ति पैसों से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए आपको, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल समस्या है या मान लीजिए उतने पैसे नहीं है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई शुल्क के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास केवल ज़ूम एप्लीकेशन होनी चाहिए, एक फ़ोन या एक लैपटॉप होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप वीडियो को जॉइन कर पाएँ। आप ये जो सेशन है, आप सभी इसको जॉइन करें। इसके अंदर जो मेडिटेशन कराएगा, जो डीप हिप्नोसिस की जो टेक्निक्स हैं, जो उनको यूज़ किया जाएगा, और उससे जो आपके जो पूरा सूक्ष्म शरीर है और ये जो समस्याएं हैं, इनको जो क्योर किया जाएगा, जो इनकी हीलिंग की जाएगी, ये इसके लिए आपको अपफ्रंट यानी पहले किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पहले फीस ली जाया करती थी, लेकिन अब आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, इस वीडियो के अंदर भी आप सभी के सहयोग के लिए हम एक नंबर को फ्लैश कर रहे हैं। आप इस सेवा का लाभ उठाएं, और इससे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि आपका समय सार्थक हुआ, आपको अपनी परेशानी के अंदर आराम आता है, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जो हमारे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है, इसी नंबर के ऊपर पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से जो भी सहयोग आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, वह सहयोग आप दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ भाई बहनों ने पीछे हमसे ये भी पूछा था कि ये जो सेशन जूम पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, हम इनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका एक बेसिक कारण ये है दोस्तों, कि जो सबसे पहले तो जो म्यूज़िक हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सेशन होता है उसके अंदर खुद की कुछ गीत बजते हैं, उसके बाद कुछ म्यूज़िक को भी इस्तेमाल किया जाता है। वह म्यूज़िक जो हम यूज़ करते हैं, उसके ऊपर हमारा अपना कॉपीराइट नहीं है, वो अनलाइसेंस्ड म्यूज़िक है। तो होता कुछ ऐसा है कि अगर हम उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो हमारे चैनल के ऊपर या तो स्ट्राइक आ जाएगी, या फिर किसी और का कॉपीराइट म्यूज़िक यूज़ करने के कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये सेशंस को अपलोड नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमने कुछ जगहों पे बात की है, उन्हीं लाइंस पे, उन्हीं मतलब उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो म्यूज़िक हमारे को चाहिए होता है, जो साउंड हमारे को चाहिए होता है, जो कि सहायक होता है ट्रांस में किसी व्यक्ति को भेजने के लिए, वो हम अपना खुद का कुछ प्रोडक्शन करने का इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। कुछ भाई हैं, सहयोगी हैं, और उनकी म्यूज़िक कंपनी है, तो हम उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इस म्यूज़िक को खुद प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि इन सेशंस को डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि फिर वो म्यूज़िक हमारा अपना होगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताना चाहेंगे कि जब यूट्यूब पे डायरेक्टली सेशन किया जाता है, तो एक तो होता है कि आप केवल डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरा होता है कि लाइव के अंदर हम बहुत सारे कमेंट्स मतलब कमेंट्री कर रहे होते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे होते हैं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट जो लाइव होता है उसके बीच में लैग होता है कुछ। जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, हालांकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है, तभी हम एडिटिंग वगैरह भी कर पाते हैं, पर ये कोई बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर नहीं है। अभी बेसिक लेवल पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसा होता है कि जब हम करते हैं, तो जो एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शंस जो लोग जूम पर इस सेशन को अटेंड कर रहे होते हैं, जितने क्लियरली उनको सुनाई देते हैं, जो इम्पैक्ट उनके ऊपर होता है, वही इंस्ट्रक्शंस जो यूट्यूब पे होते हैं, उस पे इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा बीच में लैग हो जाती है। यानी कि अगर 10 चीज़ें बोली, तो 2 चीज़ें बीच में से गायब हो जाती हैं, या कुछ कट-फट के आवाज़ कुछ-कुछ कई-कई बार बीच में कनेक्शन ऊपर-नीचे होने पे पहुंचती है यूट्यूब के ऊपर। उसकी वजह से जो सेशन की इफेक्टिवनेस होती है, जो एफिशिएंसी होती है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो कहीं न कहीं अभी के लिए, जब तक हम ये म्यूज़िक को प्रोड्यूस नहीं करा पा रहे हैं, और जब तक हमारा जो ये सिस्टम है, हम नया सिस्टम नहीं खरीद लेते हैं, इसको अपग्रेड नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें ये सेशंस केवल और केवल ज़ूम ऐप के ऊपर ही कंडक्ट करने पड़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे पास केवल 100 पार्टिसिपेंट्स को जूम के ऊपर अपने साथ रखने का हमारे पास सेटअप था, लेकिन अब हमने लार्ज मीटिंग्स वाला लास्ट टाइम हमने वो चीज़ खरीद ली थी। तो जूम के ऊपर एक समय पर 500 भाई बहन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अभी तक का भी जो हमारा अनुभव है,
जब ऑनलाइन पीएलआर भी किया गया था या उसके बाद जब इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन किया गया था, तो उसके अंदर भी लगभग 350 भाई बहनों ने ज्वाइन किया था। तो हमें ऐसा लगता है कि 500 वाला जो मीटिंग है वो उसको कवर कर लेगा। इसलिए ये जो जो सेशंस हैं इनको यूट्यूब पे नहीं डाला जा सकता। हम आपसे बहुत बहुत इस चीज़ के लिए क्षमा चाहते हैं, और बहुत लेट भी हम इन सेशंस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अपना कुछ हमारा रूटीन होता है। तो 6 बजे के बाद 6:30 बजे के आसपास हमारे को पूरी तरह से फ्री होना होता है। उसके बाद हम सेशंस वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने सेशन को 4 बजे रखा है, ताकि 5:30 पौने 6 बजे तक हम फ्री हो जाएं। दोस्तों, इन भाई ने हमें ऐसा बताया था कि जब इनका विवाह हुआ, उसके बाद इनको कुछ ऐसा पता चला कि इनकी धर्म पत्नी का विवाह से पहले किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, और इनका विवाह हो जाने के बाद भी उनका जो मोह है उस व्यक्ति से जिनके साथ वे इन्वॉल्व थी थोड़ा बहुत, उनसे जैसे टूट नहीं रहा था, और विवाह के बाद भी फोन पर वे लगातार कुछ कुछ समय के बाद उस व्यक्ति से बात करती रहती थी। ये ऐसा बताते हैं कि विवाह के कुछ ही समय के बाद इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को उस व्यक्ति से बात करते हुए सुन लिया था, और कुछ इस प्रकार की बातें भी सुन ली थी जो कि थोड़ी इनके लिए डिस्टर्बिंग थी। तो इन्होंने जब अपनी धर्मपत्नी से बात करी, तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ था, लेकिन मैं इसको खत्म करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भी इन भाई ने जो है एक बहुत ही सहयोगी व्यक्ति होने का, एक सहयोगी पति होने का यहाँ पे पार्ट प्ले किया। इन्होंने कभी भी अपनी धर्मपत्नी के साथ कोई मारपीट या कोई झगड़ा नहीं किया, लेकिन एक 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 पति जिसने, क्योंकि ये इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये कहते हैं कि भाई मैंने सब कुछ उन्हीं को ही माना, तो इनसे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इनकी धर्मपत्नी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करती हैं जिनके साथ उनका पहले थोड़ा, जैसे ये प्रेम प्रसंग वाला जो है, थोड़ा उनके साथ चैप्टर था। ये बताते हैं कि वैसे किसी से भी बात करें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आपको पहले से ही पता हो कि ऐसा भाव रह चुका है और अभी भी कुछ ऐसा भाव है जो अभी रहता है, वो धीरे धीरे कम होगा, तो एक पति को तो तकलीफ होगी ना। तो ये बताते हैं कि अगले 2 सालों तक इन्होंने बहुत मेहनत करी। कुछ दोनों के बीच में झगड़े भी हो जाते थे, ये उनको उस व्यक्ति को लेकर के बातें भी सुना देते थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो पत्नी है उनका झुकाव इनकी तरफ होने लगा। वे समझने लगे कि हाँ भाई, ये तो बहुत गलत चीज़ है। अब भाई, उस व्यक्ति के इमोशंस को संभालने के लिए मैं अपना घर तो डिस्टर्ब नहीं रख सकती हूँ ना। अब मैं अपने पति को तो धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि उसके साथ अब मेरा विवाह हो चुका है। तो ये बताते हैं कि धीरे धीरे इनकी धर्मपत्नी ने बिल्कुल जो बातचीत करना बंद कर दिया। फिर महीनों बाद कभी बात होती थी, और उसके बाद एक समय आया जब उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को क्विट कर दिया और इनको आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। ये बताते हैं कि ऐसा तब जाकर के हुआ जब इन्होंने देखा, इनकी धर्मपत्नी ने देखा कि इनका काम धंधा पूरा ठप हो गया है, ये बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ये जैसे मुरझाते से जा रहे थे। तो फिर उनका झुकाव इनकी तरफ हुआ कि भाई देखो, उसने मुझसे विवाह किया है, और क्योंकि मैं इनको प्रेम नहीं कर पा रही हूँ, मन से वो नहीं दे पा रही हूँ जो इनको चाहिए, उसकी वजह से ये ऐसे हो रहे हैं। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, और जहां ये और इनकी पत्नी रहा करते थे वह एक रेंटेड अकोमोडेशन था, यानी कि किराए के घर में ये लोग रहा करते थे। इसकी वजह से इन्होंने, इनकी जो ससुर जी हैं उनसे इनकी बहुत बनती थी। अपने ससुर जी से इन्होंने कुछ सपोर्ट मांगा, उनको कहा कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है। तो ये बताते हैं कि इनके ससुर जी ने इनको और इनकी धर्म पत्नी को अपने घर में रख लिया। ये बताते हैं कि जिस परिवार से इनकी धर्म पत्नी आती है, दरअसल वह एक बहुत ही सक्षम परिवार है। उनका एक बहुत बड़ा घर है, और जो ससुर जी हैं वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और मुझे देख करके ये बताते हैं कि मैं थोड़े गरीब कमज़ोर परिवार से आता हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी मुझे बहुत पसंद करते थे, मेरा नेचर बहुत पसंद करते थे, हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। इस वजह से उन्होंने मेरा विवाह अपनी पुत्री के साथ करा दिया था। और इसी ये आत्मीयता के चलते, ये क्लोजनेस के चलते ये बताते हैं कि इनके ससुर जी ने इनको कहा कि बच्चे कोई बात नहीं,
जब तक परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती है, जब तक तुम इनफ कमाना शुरू नहीं कर देते हो, मैं भी तुम्हारे पिता समान हूं, तुम इधर रह सकते हो। तो आगे भाई बताते हैं कि मैं वहां पे रहा, लेकिन जब मैं वहां रहा तो मेरे ससुराल में मेरे सामने कुछ ऐसी बातें आने लगी जिसकी वजह से ससुराल के अंदर मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता गया और चीजें बिगड़ती गई। अब ये बताते हैं कि जब ससुराल में ये रह रहे थे तो इनका और इनकी धर्मपत्नी का रिश्ता तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन फिर इनके सामने एक किस्सा आया कि जो इनकी साली साहिबा हैं, यानी कि इनकी धर्मपत्नी की छोटी बहन, अ, उनका इनको पता लगा कि उनका कहीं पर कोई जैसे प्रेम प्रसंग था, वो किसी को पसंद करती थी, और जिनको वो पसंद करती थी उनके बारे में कहा जाता था कि वह कोई छटे हुए बदमाश हैं, उनके परिवार के अंदर लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे मर्डर्स किए हुए हैं। और ये चीज देख करके जो इनके ससुर जी हैं, वे बिल्कुल भी, उनको गवारा नहीं था कि जो मेरी बेटी है उसका ऐसे घर के अंदर हम लोग रिश्ता करें जहां पर इतना ज्यादा उन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और तो इनके ससुर जी बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे। तो ये बताते हैं कि मेरे ससुर जी अपनी परेशानियां मेरे साथ शेयर किया करते थे, तो शायद जितना मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए था उससे ज्यादा मैं होने लग गया। ये बताते हैं कि जब भी मेरी जो साली साहिबा हैं, जब भी वो बात किया करती थी उस लड़के से या मिल करके आ रही होती थी, तो मुझे, मेरा दिमाग इसी चीज में चलता रहता था, मैं उसको झट से पकड़ लेता था। और झट से पकड़ लेता था तो मैंने अपनी जो साली हैं उनको डांटना शुरू कर दिया। डांटना शुरू कर दिया तो यहां तक भी वो चीज चल रही थी। लेकिन ये बताते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा नजर रखनी उनके ऊपर शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड मुझसे रहने लग गई, मुझसे बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई, और उनको अंदर ही अंदर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा खार थी। इसी प्रकार से ये बताते हैं कि इनके जीवन में एक प्रकरण ऐसा हुआ कि इनकी साली साहिबा शायद बात कर रही थी और मिलने जा रही थी, तो ये घर के दरवाजे के अंदर सामने आकर के उनके खड़े हो गए, मेन गेट के सामने, और कहा कि तुम नहीं जाओगी। और उन्होंने जब इनसे थोड़ी सी बदतमीजी करी तो इन्होंने 2-3 चांटे, यानी कि थप्पड़, उनके मुंह पर जड़ दिए। अब ऐसा जब हुआ तो जो उनकी साली हैं वो फिर भी गुस्से में घर से बाहर चली गई। मतलब उसके बाद वो नहीं हुई, और शायद वो फिर जाकर के अपने जो उनके प्रेमी हैं उनसे मिली होंगी। तो ये ऐसा बताते हैं कि ये जैसे अपने ससुर जी के घर में रहते थे तो ये ऊपर रहा करते थे, जैसे कई मंजिला मकान था, बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो उनको ऊपर कहीं, ऊपर की मंजिलों में कहीं पर इनको वो जगह दी गई थी रहने वाली। तो ये ऐसा बताते हैं कि जिनसे इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके बड़े भाई, ठीक है, उनके बड़े भाई इनके घर के अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर घुस जाते हैं, ऊपर घर के अंदर चढ़ जाते हैं, और वह आकर के इनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। और इनके साथ तो मारपीट कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसी समय पर जो इनकी धर्म पत्नी है, जब वे बीच में रोकने के लिए आती हैं तो उनको भी वो व्यक्ति एक जोरदार, जैसे कहते हैं जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। ये भाई बताते हैं कि अंदर एक तो पहले ही मैं इन लोगों से जो है ज्यादा ऐसा वो राब्ता नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों का तो रोज का ये काम है और हमें काम धंधा करना है, हमें अपने जीवन को सेट करना है। लेकिन मैं इस व्यक्ति के साथ जैसे फंस सा गया, इसने आकर के झगड़ा किया। तो ये बताते हैं हमारा छोटा सा बच्चा था, वह अंदर सो रहा था। मेरे मन में तो ये डर चल रहा था कि भाई हमारे से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई बात नहीं, अंदर जाकर के कहीं मेरे बच्चे को भी ये नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा। तो ये भाई बताते हैं कि भी मेरे साथ ऐसा मारपीट हुआ। तो फिर उसके बाद जो मेरे ससुर जी हैं उन्होंने उनके ऊपर केस डाल दिया कि ये लोग ऐसे हमारे घर के अंदर घुसे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। और फिर मुझे भी उसके अंदर सामने आना पड़ा, मेरी पत्नी को सामने आना पड़ा। तो ये बताते हैं कि वो जो परिवार था, यानी कि जहां पर इनकी साली साहिबा व्यक्ति को पसंद करती थी, वो उनके बड़े भाई, उनके परिवार के साथ एक झगड़ा सा इन लोगों का शुरू हो गया। एक कानूनी लड़ाई उन लोगों के साथ शुरू हो गई, केस उन लोगों के ऊपर दर्ज हो गया। और फिर ये लोग जैसे मामले को वो लोग रफा दफा कराने का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें थानों के चक्कर भी थे। फिर कहीं कहीं से धमकियां इन लोगों के पास आती थी। तो ये बताते हैं कि इस सब में मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। तो ये बताते हैं कि पुलिस वालों की दबिश के बाद, मतलब उनके ऊपर प्रेशर डालने के बाद, इस शर्त पे केस को रफा दफा किया गया
कि वह लड़का जो है हमारे घर की लड़की से नहीं मिलेगा, इनकी साली साहिबा से नहीं मिलेगा, और इनके जो ससुर जी हैं उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था करा करके अपने समाज में कहीं और जो है उनका जो उनकी अपनी बेटी हैं, जो मतलब इनकी जो साली हैं, उनका कहीं और विवाह कर दिया। अब दोस्तों ये बताते हैं कि जहां पर इनके ससुर जी ने इनकी साली साहिबा का विवाह किया, वहां पर वो जो लोग थे वो हद से ज्यादा शरीफ लोग थे। वो भी मेरी तरह थे। उन्होंने कभी थाने कोर्ट कचहरियां देखी नहीं थी, कभी पुलिस वालों से उन्होंने कभी बात नहीं की थी, उनको पता भी नहीं था कि बात कैसे की जाती है। तो ये बताते हैं कि साली साहिबा का विवाह तो कर दिया गया, लेकिन विवाह करने के बाद उन्होंने वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस किए, उनके वहां पे झगड़े किए, क्योंकि वे उधर विवाह नहीं करना चाहती थी। और झगड़े वगैरह करके ये बताते हैं कि इनकी साली तो वहां पे कुछ ही दिन रही, उसके बाद उसने झगड़ा कर लिया, रहती वहीं रही, पर मतलब कुछ ऐसा था कि वो सेपरेट सी हो गई उसी घर के अंदर जहाँ पे उनके ससुराल वाले थे। और करते 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 झगड़ा करके अगले 1.5 से 2 सालों के अंदर जो इनकी साली हैं वह अपने पति से अलग हो जाती हैं, उस पति से जिनसे इनके ससुर जी ने और इन्होंने जो है विवाह कराया। अब जब ऐसा होता है तो ये बताते हैं कि इनके जो ससुर हैं वो बहुत नाराज हो जाते हैं और वे ऐसे अखबार में निकलवा देते हैं कि इनकी साली से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये कोई लेटर होता है, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ के जो एसपी हैं उनको भी वो लेटर भेजा जाता है, 3-4 जगह वो लेटर भेजा जाता है कि हमारा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए। अब ये बताते हैं कि उस लेटर के अंदर परिवार के कई साल जो क्योंकि केस लिखा जाता था, बताया जाता है कि इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, ये हिस्ट्री है। तो ये बताते हैं उसके अंदर इनके भी सिग्नेचर लिए गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये फंस गए। और जो साली साहिबा हैं और जो उनके पति थे, अब वाले पति, क्योंकि इनकी जो साली हैं उन्होंने डिवोर्स ले लिया था और जहां वो प्रेम करती थी वहां उन्होंने अपने आप विवाह भी कर लिया था। तो उन लोगों से इनकी एक दुश्मनी सी हो गई कि यही वो आदमी है जो रोकता था और इसी ने इस रिपोर्ट के ऊपर साइन भी किया है। तो ये बताते हैं कि आज भी उन लोगों की तरफ से कभी ना कभी कोई ना कोई धमकियां आती रहती हैं और ये परेशान रहते रहते हैं। वो पुराना वाला केस तो खत्म हो गया था, लेकिन ये हमेशा टेंशन में रहते हैं कि इनकी साली और उनके अब वाले पति, यानी कि जो कि उनके प्रेमी थे, और उनके परिवार वाले, इनके परिवार का इनको कुछ भी नुकसान ना पहुंचे। हमने इनसे कहा कि भाई जी आप इस प्रकार से क्यों टेंशन लेते हैं, भाई आप यहां पर इन्वॉल्व ही क्यों, आप बाहर निकल जाओ। तो ये बताते हैं कि भाई जी मैं इस परिवार के अंदर इन्वॉल्व इसकी वजह से नहीं हूं, मेरी एक और छोटी साली है और मेरे साले साहब हैं, मैं उन दोनों की वजह से बहुत ज्यादा इस परिवार के अंदर इन्वॉल्व हूं। पता नहीं कुछ भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि और कोई सामने आए ना आए, मुझे तो सामने आना ही है, मुझे तो इनकी मदद करनी है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो ये भाई बोलते हैं कि भाई जी मैं पूरा ईमानदारी से आपके सामने बात रखना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी सबसे छोटी साली हैं उनके प्रति मुझे कुछ आकर्षण है। तो हमने इनसे कहा कि भाई जी आकर्षण है का क्या मतलब है, मतलब किस प्रकार से। तो ये कहते हैं कि भाई जी देखो मुझे पता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो लेकिन फिर भी मैं उसके प्रति ना एक खिंचाव सा महसूस करता हूं। ये बताते हैं कि मुझे अपनी सारी मर्यादाएं पता हैं, मैंने कभी अपनी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कभी मर्यादा को भंग नहीं किया, लेकिन मेरा दिल क्यों खिंचता है उसकी तरफ। उसके साथ साथ ये बताते हैं कि उसके प्रति दिल खिंचने से ज्यादा जो समस्या मेरे साथ है वह ये है कि मैं इतना ज्यादा जिम्मेवार खुद को क्यों महसूस करता हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसको कुछ भी अगर परेशानी होती है तो उसके अंदर मुझे तो उसका सहयोग करना ही है, मैं इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं। जबकि मैं चाहूं तो मैं आसानी से ये कह सकता हूं कि भाई देखिए मैं तो उनका पिता नहीं हूं ना, है ना, या मैं तो कोई घर का बड़ा भाई नहीं हूं ना, मैं तो जीजा हूं। तो और मेरा अब मेरा काम धंधा भी बहुत अच्छा चल गया है, मैं चाहूं तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जा करके भी काम धंधा कर सकता हूं, मेरे पास ऐसा हुनर है, तो मेरे को कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि सिर्फ साली नहीं, साले के प्रति भी मुझे इतनी जिम्मेवारी महसूस होती है। मेरा पता नहीं इन लोगों से क्या संबंध है, क्या कर्म कर्मी मेरा अकाउंट है। तो इन्होंने कहा कि भाई जी मैं जानना चाहता हूं कि इन सब से मेरा क्या संबंध था, तो आप कृपया मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, क्योंकि मैं इन रिश्तों के जाल में फंस गया हूं
ये द्वंद मेरे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा है, इस द्वंद से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, आप कृपया मेरी सहायता करें। तो दोस्तों, भाई जी की ये बात सुनने के बाद इन भाई जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया और अपने पूर्व जीवन के अंदर जा करके ये इन सभी सगे संबंधियों को ढूंढ पाए थे और जो उत्तर इनको चाहिए थे कि रिश्ता क्या था, सबसे इनके क्या रिश्ते थे, वह ये पता कर पाए थे। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के पहले ही दृश्य के अंदर यह भाई खुद को एक 60 से 65 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये ऐसा बताते हैं कि ये जिस जगह पर खड़े हुए हैं उस जगह में आसपास कच्ची दीवारें हैं, नीचे कच्ची जमीन है। खुद को ये सफेद कुर्ते सफेद पजामे के अंदर खड़ा हुआ देखते हैं और देखते हैं कि इनके चेहरे पर सफेद रंग की बड़ी बड़ी मूछें हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि यह स्थान क्या है, तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यह एक झोपड़ा है, जिस झोपड़े के अंदर मैं रहता हूं। हम इनसे पूछते हैं कि जहां पर आप रहते हैं वहां पर परिवार के और कोई सदस्य हैं और कौन साथ में रहता है, तो ये बताते हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि इस झोपड़े के अंदर एक महिला भी रहती है और जब उस महिला को ये ध्यान से देखते हैं तो ये बताते हैं कि लगभग 55 वर्ष की आयु की ये महिला है जो कि इस झोपड़े में मेरे साथ रहती है। जब ये थोड़ा ध्यान से उसकी तरफ देखते हैं, महिला की तरफ इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है पहचानने का, ये वो करते हैं, तो ये बताते हैं कि ये जो महिला है यह मेरी धर्म पत्नी है। और जब हम इनसे रिश्ते को जज करने के लिए कहते हैं तो ये बताते हैं कि उनसे जो रिश्ता है वो तो बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी जो धर्म पत्नी है वो कुछ उदास रहती हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में एक दुख है, एक गम है। हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि क्या दुख है, क्या गम है, तो काफ़ी देर तक तो इनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर ये बताते हैं कि मेरी जो धर्म पत्नी है वो इस वजह से दुखी हैं कि हम लोगों की कोई भी संतान नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि कोई भी संतान नहीं है तो क्या कोई समस्या है, संतान नहीं है कि क्या मतलब है, कभी आप लोगों की संतान हुई ही नहीं या संतान हुई थी और उसके बाद वो नहीं रही, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में ये वाला दुख भी होता है। तो ये भाई बताते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि संतान कभी हुई ही नहीं और जो संतान नहीं हुई है उसका कारण मैं हूं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या किसी प्रकार की कोई मेडिकल इशू है आपको कि आपकी वजह से संतान नहीं हुई है, तो ये कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ समय ये ट्रांस में बिताते हैं, बहुत सारे हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, तो ये बताते हैं कि मैंने ना वचन दिया है किसी को, मैंने वचन दिया है कि मैं कोई भी संतान इनके साथ नहीं करूंगा। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये कैसा अजीब सा वचन है, वो आपकी धर्म पत्नी है तो संतान आप क्यों नहीं करेंगे। ये बताते हैं कि नहीं, मैंने ना किसी को वचन दिया है, मैं भी वचनबद्ध हूं और ये भी वचनबद्ध है, हमारे वचन की वजह से ही हमने किसी जो संतान है उसको जन्म नहीं दिया है और शायद ऐसी कुछ बात भी है कि अगर हमारी संतान हो जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा। तो हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि भाई किसने आपसे ये वचन लिया, क्या लिया, तो इनको जो है स्मृति नहीं आ रही होती है। अब दोस्तों, पीएलआर के दौरान ऐसा होता है कि हम जो पूर्व जीवन देख रहे होते हैं उसके अंदर ही व्यक्ति आगे पीछे जंप करता रहता है। जैसे कि अभी ये दृश्य देख रहे थे उसमें 65 वर्ष की आयु के थे, लेकिन अपनी जवानी का समय भी इन्होंने देखा, फिर कभी मिडिल एज का भी इन्होंने समय देखा, फिर दोबारा से बुढ़ापा देखा, दोबारा से मृत्यु देखी। तो ऐसे क्या होता है, जिन चीजों का हमें पता करना होता है, आगे पीछे बार बार जो व्यक्ति है प्रश्न के अनुसार स्विच करता रहता है, इनको उस समय के दृश्य दिखाई देते हैं।
तो इसी प्रकार से हम इनको कहते हैं कि ठीक है भैया, आप उस दृश्य के अंदर जाओ जिसमें आपने ये वचन दिया है। किसको वचन दे रहे हो देखो। तो जब इनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो ये बताते हैं कि मैं चारों तरफ से बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ हूं, और अभी मैं बहुत कम आयु का जवान लड़का खुद को देख रहा हूं, और अभी मैं वचन दे रहा हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई किसको वचन दे रहे हो। तो ये बताते हैं कि ना ये हमारे ना गांव के जमींदार हैं, हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, इनको वचन दे रहा हूं। हम इनसे पूछते हैं कि क्यों दे रहे हो, ये भी तो पूछो, उनसे पूछो भी क्यों वचन ले रहे हो मुझसे। ये ऐसा बताते हैं कि मुझे, जब मैं ये सब कह रहा हूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जितने भी लोग यहां पर खड़े हैं ना, ये ना मेरे अपने परिवार के लोग हैं। मैं कोई गरीब व्यक्ति नहीं हूं, और जो आदमी मुझसे वचन ले रहा है ये और कोई नहीं है, मेरा अपना ही पिता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्यों वचन ले रहे हैं। तो ये कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पिता मुझसे ऐसा कह रहे हैं। ये हमने लिखा भी है, कह रहे हैं कि मेरे परिवार में तेरी औलाद नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा पिता ने, मेरे परिवार में तेरी औलाद नहीं होनी चाहिए। हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या कोई गलती हो गई आपसे। तो बताते कुछ गलती तो हुई है, लेकिन वो गलती नहीं है, मैं गलती नहीं मान रहा हूं। तो और कुछ ऐसा है कि कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ बात है, और अगर मैं इनकी ये बात नहीं मानूंगा तो मेरे पिताजी मजबूर हो जाएंगे, उनको फिर मुझे दूसरे प्रकार से जो है दंड देना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि मैं खड़ा हूं, बहुत गुस्से में हूं, लेकिन मैं उनका जो जो ये बोलते हैं मुझे कि औलाद नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं नहीं करूँगा। मेरी धर्म पत्नी भी मुझे वहाँ पे नज़र आती हैं, और वे तो देख ही नहीं रही हैं उनकी तरफ, उन्होंने सर झुकाया हुआ है, और सर झुका करके बस वो ऐसे कर रही हैं कि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हम कोई बच्चा नहीं करेंगे। अब किसी प्रेशर में स्वीकार किया है, लेकिन हम दोनों को दुख बहुत है कि भाई हम कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाए अपने विवाह से। तो ऐसा कुछ है। हम इनसे फर्दर इनको प्रोब करते हैं, इनको कहते हैं कि नहीं आपको देखना तो पड़ेगा। तो ये जो धर्म पत्नी है, क्या इनसे आपका कोई प्रेम विवाह आपने किया है, ये कौन है, क्या है, थोड़ा इनको पहचानो। तो ये सब बताते हैं कि जो धर्म पत्नी मेरी अभी मुझे दिख रही है, ये मेरी धर्म पत्नी मेरी वही साली हैं, वही साली साहिबा हैं जिनके प्रति मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता हूं, जिनसे मुझे लगता है कि कोई तो मेरा संबंध है। ये वही लड़की है, इसी से मैंने विवाह किया है, ये मेरी पत्नी है, पूरा जीवन मेरे साथ रही, और ये मुझे बहुत पसंद करती है, मुझसे बहुत प्रेम करती है उस जीवन के अंदर। तो हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा, तो क्या आपने भाग करके शादी करी है इनके साथ, कुछ ऐसा किया है जो पहले समाज में, आज भी हमारे समाज में कई जगह पर स्वीकार नहीं किया जाता। तो कहते भाग के नहीं करी है शादी, मैंने सीना तान करके सबके सामने खड़े होकर के शादी करी, सबको ललकार के बताया कि मैं इसी से विवाह करूंगा। नाराजगी तो इसी चीज को लेकर के है। तो आगे फिर हम इनको कहते हैं कि ठीक है, आप ये देखिए कि आप इनसे कब मिले थे, कहां मिले थे, थोड़ा वो जो है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो ये बताते हैं कि मैं किसी खेत के अंदर खड़ा हूं, और उस खेत के अंदर मुझे एक पुरुष नजर आ रहा है। तो बार बार बोलते बड़ा अजीब सा दिख रहा है, बड़े अजीब से दिखने वाला पुरुष है, वहां पर खड़ा है, उसके साथ एक बच्चा खड़ा है, और इसी पुरुष की एक बेटी भी है जो इस समय यहां पे नहीं है, पर मुझे स्मृति आ रही है कि बेटी भी है। तो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि देखिए आप। तो ये पुरुष के पास जाते हैं, और इनको समझ में आता है कि वो जो पुरुष है वो इनकी खेतों की रखवाली करने वाला चौकीदार है, उनके पास काम करते हैं। और वो जो चौकीदार है उसको इन्होंने एक झोंपड़ा इन्हीं के खेतों में बना करके दिया हुआ है, जहां पर वो रहता है, देख रेख करता है। कुछ उसकी और भी जिम्मेवारियां हैं, उनका भी वो अपना निर्वाह करता है, लेकिन वो इनका बहुत पुराना नौकर है, और हमेशा से इन्हीं के पिताजी के पास उसने काम किया है।
शायद इनके दादाजी के पास भी काम किया करता था, तो वो वहाँ हम इनको कहते हैं कि आप उनको पहचानने का प्रयास कीजिए, देखिए उनकी आंखों के अंदर क्या इस जीवन में कोई है। तो ये बताते हैं कि नहीं, मुझे ये व्यक्ति तो मेरे इस जीवन के अंदर नहीं दिख रहा है, मैं इसको प्लेस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जो बच्चा इनको उस व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखता है, उस बच्चे की आंखों में देख करके पहचान लेते हैं कि ये बच्चा और कोई नहीं है, ये बच्चा मेरा वही साला है जिसके प्रति मुझे बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेवारी महसूस होती है। ये उस जीवन में मेरे चौकीदार का बेटा था। तो हम इनको कहते हैं कि हाँ भाई ये तो होता है कि कभी कभी होता है, जो लोग आपके पास काम करते होते हैं, मुलाजिम होते हैं, तो उनके प्रति जिम्मेवारी तो फील होती है, तो हो सकता है वही इमोशन हो। तो यहीं तक था या कहाँ क्या हुआ? तो ये फिर एक और इनको दृश्य दिखाई देने लगता है। उसके अंदर ये देखते हैं कि जो चौकीदार की जो बेटी है वो वहां पे आ गई है। उसको ये पहचानते हैं तो बताते हैं कि हाँ, ये जो चौकीदार की बेटी है यही मेरी धर्मपत्नी बनी है, इसी से ही मैंने विवाह किया है। तो हम इनको बताते हैं कि भाई भले ही वो चौकीदार थे, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा कुछ था? तो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं और ना ही वो बच्ची मुझे पसंद करती है, हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वैसे ही मतलब खैर खबर लेता रहता हूँ, बच्चों को कोई ज़रूरत होती है क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनको कॉपी किताबें चाहिए होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखता हूँ मैं, खाने पीने का थोड़ा बच्चों का ध्यान रखता हूँ, चौकीदार का भी ध्यान रखता हूँ। तो वो तो हर कोई मालिक करता है, जिस किसी के पास लोग ऐसे काम करते हैं, तो मैं उतना ही करता हूँ। आगे देखते हैं कि हम इनको बोलते हैं कि भाई फिर आगे देखो कि भाई फिर क्या हुआ जिसकी वजह से विवाह हो गया। फिर ये तो आगे ये दृश्य देखते हैं कि वही झोपड़ा है जिसके अंदर मैंने खुद को 65 वर्ष की आयु का देखा था। अभी मैं काफी जवान हूं। ये बताते हैं कि चौकीदार एक खाट पे पड़ा है और मुझे मेरी तरफ देख रहा है और बार बार पुकार रहा है, मालिक मालिक। उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसकी सांसें उखड़ रही हैं। तो बताते हैं कि जो मंजा है जिस पे वो चौकीदार पड़ा हुआ है, उसके एक तरफ उसके दोनों बच्चे हैं और दूसरी तरफ मैं बैठा हुआ हूं उसके पास, और उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसके प्राण जा रहे हैं और मैं चिल्ला रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको बचाऊं। तो ये देखते हैं कि ना वो अपना हाथ मेरी तरफ कर रहा है, तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं उसको समझाने के लिए। तो वो कहता है मालिक मालिक, ऐसे कह करके बार बार अपने बच्चों की तरफ देखता है, बार बार मेरी तरफ देखता है, बार बार अपने बच्चों की तरफ देखता है, बार बार मेरी तरफ देखता है। तो उसको अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता है। तो ये बताते हैं कि भाई मैं उसको कहता हूं कि कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं कर, तेरे बच्चे जैसे अभी सुरक्षित थे, तेरे जाने के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। यहां पे हम हैं, मैं हूं, तेरे बच्चों की जिम्मेवारी मेरी है, मेरे जिम्मे है, तू चिंता मत कर। तो ये बताते हैं कि ना वो मालिक मालिक बोलते बोलते, जैसे शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उसको बोला कि मैं ध्यान रखूंगा, और वो मुझे देखते देखते ही उसके जो है प्राण चले जाते हैं। और उस चौकीदार के प्राण चले जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे बहुत अंदर से दुख होता है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और अब ये बताते हैं कि पहले जितना मैं इन सब लोगों का ध्यान रखता था, मैंने उससे कई गुना ज्यादा इस परिवार का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। मैं लगभग रोज ही कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ले आता हूँ, बच्चों से मिलता रहता हूँ, इनसे मैं पूछता रहता हूँ कि भाई क्या है, कैसे है, क्या चाहिए। और ये बताते हैं कि जो बेटी है चौकीदार की, बेटा तो उसका बहुत छोटा था उम्र में, लेकिन जो बेटी है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। हम इनसे पूछते हैं कि इनके बच्चों की माँ कहाँ है। तो ये बताते हैं कि जो इन बच्चों की माँ है उसकी शायद बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है, तो माँ और बाप दोनों ही नहीं है इन बच्चों के पास। तो बेटी काफ़ी अब जो है, मतलब जैसे एक यंग एज की लड़की होती है, 16-17 साल की जो महिला है वो इनको दिख रही होती है, और ये खुद 26-27 वर्ष की आयु के पुरुष होते हैं। तो ये बताते हैं कि भाई मैं ऐसे आता रहता हूँ, ध्यान रखता रहता हूँ। और फिर उसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि भाई अच्छा आप ध्यान रखते हो, तो अब क्या आपका कोई प्रेम का वो हुआ? तो ये कहते हैं कि अभी भी प्रेम का कोई भाव नहीं है, प्रेम प्रसंग अभी भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आता हूं तो भाई प्रेम डेवलप हो गया, ये सब नहीं है, कुछ और बात है। तो काफी हमने इनको प्रोब किया, और प्रोब करने के बाद हमने इनको कहा कि उस दृश्य में जाओ
जिसमें निर्णय लिया कि आप विवाह करोगे। ये भाई बताते हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो लड़की है ये जोर जोर से चिल्ला रही है, और जोर जोर से चिल्ला रही है तो मैं भाग करके जाता हूं देखने के लिए कि क्या हुआ, क्या परेशानी है। तो ये बताते हैं कि एक आदमी है जो कि ये जो बच्ची है, ये जो लड़की है, इसका ना दुपट्टा खींच रहा है और मतलब जैसे बच्ची के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है, उसको उसके साथ बदतमीजी कर रहा है और वो चिल्ला रही है, बहुत दुखी है। तो ये कहते हैं कि मैं अचानक से वहां चला जाता हूं और उस व्यक्ति के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता हूं। उसके साथ मैं हाथापाई करता हूं तो मुझे ऐसा नजर आता है कि वह जो व्यक्ति है वह मेरा ही कोई रिश्तेदार है। हम इनसे पूछते हैं कि रिश्तेदार है तो आपसे कम उम्र के हैं, ज्यादा उम्र के हैं? ये देखते हैं, बताते हैं कि भाई ये जो आदमी ऐसा काम कर रहा है ये ना मेरा चाचा है। तो मैं इनसे बोलता हूं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये है मतलब ऐसा तुम्हें शोभा देता है? इतनी तुम्हारी उम्र हो गई है, क्या शोभा देता है? तो ये कहते हैं कि ये छोटी जात वाले लोग हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो अब इनको तो ये बोलते हैं कि इनको ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई आपका कोई अधिकार नहीं बनता किसी बच्चे को जो जिसके माँ बाप भी नहीं है उनके साथ ऐसा करना, उनको नीचे दिखाना और किसी के अस्मत के ऊपर, आबरू के ऊपर ऐसा अपना हाथ डालना, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो ये बताते हैं कि जैसे उन्होंने छोटी जात वाली बात बोली तो मैंने जो है उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गया कि वो मेरा चाचा है। मैंने जैसे वो होता है कि मुक्के वगैरह मार रहा हूँ, लातों से पीट रहा हूँ उनको, और वो भी मुझसे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा हमारे बीच में टसल हो जाता है और ऐसा होते होते वो देखते हैं कि मेरे हाथ में एक दराती आ जाती है। दोस्तों, दराती एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फसल काटने में, छोटी फसल काटने में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा होता है और आगे ऐसा गोल सा होता है, चांद सा बना हुआ। तो कहता है दराती मेरे हाथ में आ जाती है और दराती जैसे ही हाथ में आती है तो ये कहते हैं मैं वार कर देता हूं अपने चाचा के ऊपर उस दराती से, और मेरा जो चाचा है उनका जो हाथ है, जैसे जो हाथ है ये आधा कट जाता है, मतलब इतना कट जाता है। तो ये बताते हैं कि हाथ कट गया है, पूरी हाथ दराती हाथ में घुस गई है और वो हाथ ऐसे लटक गया है। तो हम इनको बोलते हैं कि भाई हाथ लटका तो फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि वो तो पूरी तरह से खूनम खून हो गया है और अभी तक तो लड़ रहा था, अब वो पूरा घबरा गया है। एक हाथ से उन्होंने अपना दूसरा लटका हुआ हाथ पकड़ा है और वो चिल्ला रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं, और जैसे लोग यहाँ पर आ गए हैं तो आ करके वो मेरे चाचा को ले गए हैं, शायद उनका इलाज वगैरह हुआ होगा। तो ये बताते हैं कि मेरा आगे का जो मैं दृश्य देखता हूं उसके अंदर मुझे ऐसा नजर आता है कि भैया अब मैं उस पंचायत बोल लो या पूरे घर वालों की जो है सभा है उसको बोल लो, उसके अंदर मैं खड़ा हूं अपने पिता के सामने। मेरे पिता को अंदर से ये बात का पूरा रियलाइजेशन है कि उनके जो छोटे भाई है उनकी भी गलती है। ये जो बच्ची है हमारे यहाँ पे चौकीदार था, उसको काम करती थी, उसके मतलब उसकी बेटी है, तो अब ये भी काम करती है। अब ये बताते हैं कि बच्चे दोनों चौकीदारी किया करते थे चौकीदार की मृत्यु के बाद। तो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी को पता है कि भैया इन बच्चों के संरक्षण की जिम्मेवारी भी हमारी ही है, लेकिन चाचा का हाथ कट गया है। हालांकि वो दोबारा जुड़वा दिया गया, मतलब वो सब है, लेकिन अंग भंग तो हो गया है। अब वैसे तो काम नहीं कर पाएंगे वो, जैसे पहले हाथ चलता था वैसे तो नहीं चलेगा ना। तो अब मेरे जो पिता हैं वो बहुत दुविधा के अंदर हैं। वो मुझे दंड देना उनकी मजबूरी भी है और उनके अपने भाई से उनका बहुत प्रेम है, जिसकी वजह से वो जैसे ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वे मजबूर से हैं, उनको मुझे दंड तो देना ही पड़ेगा। और इस दंड के स्वरूप वो कहते हैं कि भाई तुम मतलब कुछ बात होती है और ये बताते हैं कि भाई मैं गुस्से में उनको सामने से बोल रहा हूं कि इसकी रक्षा मैं ही करूंगा, और अगर मतलब समाज इन बच्चों के ऊपर ऐसे कुदृष्टि रखेगा तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, इस बच्ची से मैं विवाह करूंगा। तो ये बताते हैं उसी सभा के अंदर ये निर्णय लेते हैं कि ये उससे विवाह करेंगे। विवाह करने का निर्णय होता है और फिर पिताजी कहते हैं कि मेरे खानदान के अंदर तेरे इस रिश्ते से तेरी औलाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी है ये बच्ची छोटी जात की है, तो अगर तुम दोनों का कोई बच्चा होगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उस बच्चे की जान को भी खतरा होगा। तो तुम्हें भले ही इनके साथ रहना है तुम रहो, लेकिन तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। जब ये सारा प्रकरण हो रहा होता है उसी समय पर
हम इनको कहते हैं कि ये जो आपके रिश्तेदार हैं, आप इनको यहाँ पे पहचानने का प्रयास कीजिए। जो इनके पिताजी इनको उस जीवन के अंदर नजर आते हैं, उनके अंदर ये अपने इस जीवन की जो इनकी सासू माँ है, यानी कि इन्हीं की धर्म पत्नी की माँ, इन्हीं की साली की माँ, उनके रूप में ये अपने पिताजी को देखते हैं। वहां पे जो इनके पिताजी थे, दरअसल आज वो इनकी सासू माँ है। तो शायद आज जो ये जिम्मेवारी का भाव इनके मन में उभरता है, एक दामाद होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं एक बाप बेटी भी रहे हैं आपस में, है ना, तो बिल्कुल क्लोज खून का रिश्ता भी रहा है। तो शायद इस वजह से भी इनको ये जो है ये चीज़ जोर मारती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जिस समय इनका झगड़ा हो रहा था अपने चाचा से, जिनका हाथ इन्होंने काट दिया था, लटका दिया था दराती से, इन्होंने उनको भी पहचान लिया था। जब ये इन्होंने उनको देखा तो ये बताते हैं कि वे जो व्यक्ति है, जो मेरा चाचा था, वह मेरी वो वाली साली है जिसका दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था, जिनको हमने रोका था, जिसको मैंने 2-3 चांटे भी मारे थे। ये वही है जो मेरी जो आज के समय में मेरी साली है। मेरे चाचा थे उस जीवन के अंदर जिन्होंने इस लड़की के साथ बदतमीजी करी थी, तो उसको ये अपनी साली के रूप में पहचान लेते हैं। तो मतलब कुछ इनका आपस में जो है, जो एक आपस में जो एनर्जीज क्लैश होती हैं एक दूसरे के साथ, उसका पहले से ही हिसाब किताब था। पहले से ये लोग झगड़ा वगड़ा कर चुके थे पूर्व जीवन में। तो हमने इनसे पूछा कि भाई आगे कुछ दुश्मनी वगैरह बढ़ी क्या उस जीवन के? तो ये कहते हैं इन्हें दुश्मनी नहीं बढ़ी है, ये जो मेरे चाचा हैं और जो उनका परिवार है, ये मुझसे डरता है। अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये परिवार डरता क्यों है आपसे? आप बदमाश हो क्या उस जीवन में? तो ये कहते नहीं, बदमाश वगैरह तो नहीं हूं, लेकिन मैं पहलवान हूं। जी हाँ दोस्तों, ये बताते हैं कि मैं कोई बहुत जाना माना तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे गांव में, मेरे राज्य में मेरा कुछ नाम है और मैं एक ऐसा पहलवान हूं जो कि कुछ फेमस भी है। आगे जब हम बोलते हैं कि भाई कुछ झगड़ा हुआ गया, तो ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे को बस ये दिख रहा है कि मेरी एक चाची जी हैं, मेरे चाचा की धर्मपत्नी है, और मेरी चाची को बहुत बुरा लगा है, बहुत वो बहुत गुस्से में है और मुझे बहुत सारी बातें सुना रही हैं। मेरी चाची की आंख में भी ये नजर आ रहा है कि बदतमीजी तो मेरे ही पति ने की थी, लेकिन फिर भी वो मुझे बातें सुना रही है कि एक पराई लड़की के चलते, बाहर के घर वाले किसी व्यक्ति के चलते तूने अपने चाचा के ऊपर हथियार चला दिया, तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे बहुत सारी बातें सुना रही हैं। तो जब हम इनको कहते हैं कि चाची जी को आइडेंटिफाई करो, तो ये बताते हैं कि मेरी चाची जो है वो मुझे, जो मेरी साली हैं, जिनका जो बॉयफ्रेंड था, जिनसे उनका प्रेम प्रसंग था, जो वो वाला व्यक्ति है जिससे उनका प्रेम है, जिससे उन्होंने अब विवाह किया, अपना पिछला विवाह तोड़ करके अब वाला जो विवाह किया, मुझे उनके रूप में वो नजर आ रही हैं। मतलब चाची, यानी उस जीवन में भी वो पति पत्नी थे, बस रोल रिवर्स था। इनकी साली पुरुष थी और जो उनके पति थे, सांडू साहब थे, वो महिला थी। और इसमें दोनों का रिवर्स रोल जो है रिवर्स हो गया। मतलब जो महिला थी वो पुरुष हो गया, जो पुरुष थे वो महिला थे, लेकिन वो पहले भी पति पत्नी रह चुके हैं एक दूसरे के। शायद इसीलिए भी वो उनका जो प्रेम में जो खिंचाव है एक दूसरे के प्रति, शायद इसीलिए था। तो बताते चाची बहुत ज़्यादा बातें सुना रही हैं, और बातें सुनाने के बाद मतलब कुछ ऐसा हुआ कि चाची ने मुझसे फिर बातचीत नहीं करी उस जीवन के अंदर, बातचीत उन्होंने बंद कर ली। चाचा से भी बातचीत नहीं हुई, वो कुछ डरते भी थे मुझसे, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके परिवार वालों ने कुछ नहीं किया। उनके बच्चे वगैरह थे, उनको भी पता था मेरे पिता की गलती है, तो किसी ने ऐसा कोई बदला नहीं लिया। लेकिन इस रिश्ते को लेकर के जैसे मैं समाज से एक आउटकास्ट सा हो गया। आगे हम इनसे कहते हैं कि और थोड़ा आप एक्सप्लोर कीजिए। हम उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहते हैं, हम इनको बताते हैं कि जो आपके साली के जो पति हैं, बॉयफ्रेंड वाले, उनके एक बड़े भाई हैं जिन्होंने घर में आकर के आपके साथ मारपीट की थी। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई उनके बारे में आप देखो, उनको ढूंढने का प्रयास करो। तो जब उनको ढूंढने के लिए कहते हैं तो उनको भी ये इस जीवन के अंदर ढूंढ लेते हैं, और ये बताते हैं कि उसका मेरे मेरे परिवार से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो भी एक पहलवान है। और मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि वो ना फेमस नहीं है, और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ता है, मुझसे बहुत ज्यादा जलता है। आगे हम उनसे पूछते हैं कि भाई फेमस क्यों नहीं है, क्या है? तो कह रहे देखिए, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी मेरी जो है आपस में कुश्ती कई बार हुई है,
और मैं उससे दांव-पेच कुछ ज़्यादा जानता हूँ। उसके साथ-साथ मैं थोड़ा ऐसा देख रहा हूँ कि मैं ना विनम्र नेचर का हूँ थोड़ा। मैं ना विनम्रता से लोगों से बात करता हूँ और मुझे अभिमान ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत तो है, लेकिन वो चीज़ नहीं है कि मैं पहलवान हूँ ये वो। तो लोग मुझे पसंद करते हैं और वहीं जो ये व्यक्ति है, ये कुछ अकड़ू है और मैंने इसको कुश्ती में बहुत बार पछाड़ा है, ये मुझे हरा नहीं पाता है। तो अंदर ही अंदर इसको एक टीस है मुझसे। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई वो जो टीस है वो निकाल पाया वो, तो ये कहते हैं वो भी नहीं निकाल पाया, हमेशा उसको वो रहा। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप कोई बहुत फेमस पहलवान थे, ऐसा कुछ था? तो बताते नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं था, लेकिन हाँ अपनी अपना जो एक अपना गांव होता है, आसपास के कई सारे गांव होते हैं, मतलब एक जैसे पूरा जिला होता है, कह रहे उसके अंदर मुझे सब लोग जानते थे और बहुत पसंद भी करते थे। तो इस वजह से जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा कलकता था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस जीवन के अंदर वो इस प्रकार से सीन बन गया कि वो व्यक्ति आकर के उसने अपने भाई के लिए या अपनी भाई की पत्नी के लिए आकर के इनसे मारपीट करी। लेकिन क्या होता है कि टीस वो कहीं पुरानी थी, मतलब बात कुछ और थी। और उस जीवन के अंदर वो इनसे दबे थे, इनके चाचा इनसे दबते थे, इनसे डरते थे। इस जीवन के अंदर इनकी साली एक ऐसे परिवार के अंदर चली गई है जो कि इस जीवन में पूरे क्रिमिनल माइंडेड है, तो ये थोड़ा उनसे डर में रहते हैं। और उसने भी आकर के कहीं ना कहीं अपनी टीस निकाल ली इनसे। अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि ये सही है या नहीं है, भाई दंगल में हार रहे हो तो इसमें टीस वाली क्या बात है। तो यहाँ सही गलत की बात नहीं है, बात केवल ये है कि भाई उन आत्माओं के मन में कुछ इनके प्रति जो है एक बुरा भाव था। तो वो अपना वो निकालना चाहते थे, खुंदक निकालना चाहते थे, उस जीवन में नहीं निकाल पाए, तो इस जीवन में आकर के उन्होंने अपना वो जो चीज़ है उसको पूरा कर लिया। इसी प्रकार से दोस्तों इस जो जीवन ये देख रहे थे इसके अंदर कुछ और दृश्य इन्होंने देखे। तो ये ऐसा बताते हैं, हमने इनको कहा कि भाई देखो आप जमींदारों के परिवार के बच्चे हो, और जो नज़र आ रहा था शायद अपने इनके पिता सबसे बड़े भाई थे अपने परिवार में, और ये भी अपने पिता के सबसे बड़े बच्चे थे। उसके अंदर हमने कहा कि पिता ने बोल दिया कि भाई संतान नहीं होगी, तो ये ठीक बात तो नहीं है। तो फिर वंश आपके आगे कैसे बढ़ेगा, मतलब। तो ये बताते हैं कि भाई जी अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मैं जो है मैं ना, ये मेरी दूसरी वाइफ है, मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है। हम इनको बोलते हैं कि पहले विवाह हो चुका है, तो किससे विवाह हुआ? तो ये बताते हैं कि जब इस लड़की से मैंने विवाह किया तो पहले से ही मेरी एक धर्म पत्नी थी जिनसे मेरा कई वर्षों पहले विवाह हो चुका था, और उनसे मेरी संतानें हैं। और वो जो मेरी संतानें हैं वो हमारी हवेली है, हमारा जो खानदान है उसी के अंदर रहते हैं। और मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं उनके साथ भी जाकर के रहता हूं, लेकिन इनके प्रति भी मेरी जिम्मेवारी है। तो वहां पे तो भरा पूरा परिवार है, तो इसके साथ जो मेरी सेकेंड वाइफ है और जो मेरा मतलब जो साला था उस जीवन के अंदर, उनका छोटा भाई, तो उन दोनों के साथ मैं ज्यादा समय बिताता हूं क्योंकि इन दोनों का कोई नहीं है और वहां पे तो भरा पूरा परिवार है। तो फिर ये बताते हैं, फिर हम इनको कहते हैं कि भैया जब आपने विवाह कर लिया तो जो वाइफ है, क्या उनको कुछ वो हुआ, क्या उन्होंने नाराजगी करी या वो आपके साथ थे? तो ये बताते हैं कि देखिए मेरी जो धर्म पत्नी है, मैं उनको देख रहा हूँ दृश्य में, मैंने विवाह कर लिया है, उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया हूँ, तो वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है भाई। अंदर ही अंदर वो बहुत रो रही हैं। वो कह रही हैं आपने मुझे धोखा दिया है। ये कह रहे हैं कि भाई मैं उनको ना बहुत प्रेम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई देखो मेरी मजबूरी थी, इस बच्ची के बारे में सोचो। तो वो ये ऐसा कहती हैं कि भाई बच्ची के बारे में मैं सोचूंगी, वो मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आप देखो। लेकिन मैं आपकी धर्म पत्नी थी, आपको मुझे छोड़ करके उससे विवाह नहीं करना चाहिए था, ये आपने मेरे साथ गलत किया है। तो ये कह रहे हैं कि धर्म पत्नी कहीं ना कहीं वो समझ रही है कि मेरी वो है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और ये बताते हैं कि कई वर्षों तक जो मेरी पत्नी है उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं करी, वो मुझसे नाराज़ रहीं, क्योंकि उनको यही लगा कि भैया देखो कुछ भी हुआ हो लेकिन उनके साथ तो धोखा हुआ ना, मेरा अधिकार नहीं था दूसरा विवाह करने का, मैंने कर लिया है। अब हम जमींदार लोग हैं, वो भी बेचारी कुछ कर नहीं सकती है, पहले केस वगैरह भी नहीं होते थे, और वो पता है कि मैं फंसा हुआ हूँ। लेकिन मेरी वजह से कई वर्षों तक जो मेरी धर्म पत्नी है उनको दुख झेलना पड़ा,
जिसकी वजह से इनको ये बात रियलाइज़ होती है। ये कहते हैं कि शायद इसी वजह से इस जीवन में जब दोबारा ये मुझे पत्नी बन कर के मेरे को मिली, और हाँ, जी हाँ दोस्तों, ये शायद बताना हम भूल गए हैं, जो उस जीवन में इनकी धर्मपत्नी थी, उनको जब इन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया, तो इनको ऐसा नज़र आया कि इस जीवन वाली जो इनकी धर्मपत्नी है, वे वही हैं। मतलब इनकी इस जीवन की धर्मपत्नी, उस जीवन में भी इनकी धर्मपत्नी थी, जिनको बहुत आहत हुआ था कि इन्होंने एक दूसरी महिला से विवाह कर लिया है। कई वर्षों तक वो नाराज़ रही थी, कई वर्षों तक उनको दुःख रहा था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद जो है वो नॉर्मल हो गई थी। वो समझ गई थी कि इनकी वहाँ भी ज़िम्मेवारी है और यहाँ भी ज़िम्मेवारी है। दोस्तों, कहीं न कहीं इनके जीवन में ऐसा दिखा, जो इनको अपनी धर्मपत्नी से वो जो पेन मिला, 2 साल, 2.5 साल तक जो इनकी धर्मपत्नी बात करती रहीं, एक दूसरे पुरुष से एक दुःख हुआ, तो कहीं न कहीं शायद उन्होंने वही दुःख इनको वापस दिया, जो कि इन्होंने उनको उस जीवन के अंदर दिया था। अब यहाँ पर भी दोस्तों ये बात बिल्कुल ऐसे है कि देखिए, परिस्थिति ऐसी थी, इनको विवाह करना पड़ा। सही-गलत की यहाँ पे बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि उस जीवन में इस आत्मा को इन्होंने इस प्रकार का दुःख दिया था कि एक दूसरी महिला इनके जीवन के अंदर आ गई थी। उसी प्रकार से इस जीवन के अंदर विवाह होने के बाद भी कई वर्षों तक उनके तरफ से इनको ये टेंशन रही, इनको ये दुःख रहा। इसी के साथ-साथ दोस्तों, जो इनका ये जो जीवन है, ये पूरा जीवन जो है पूरा यहाँ पे इनका वो हमने समअप कर दिया। इनको इनकी मृत्यु के दृश्य के अंदर भेजा, तो उसके अंदर इन्होंने देखा कि इनकी नॉर्मल डेथ हुई है, और ये अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास चले जाते हैं। स्पिरिचुअल गाइड के पास इनके कुछ और प्रश्न भी थे, जैसे इनको पूर्वाभास हो जाते हैं इनके जीवन के अंदर, कुछ इनको दैवीय शक्तियों का इनको आभास होता है। तो उससे संबंधित भी इनको एक जीवन दिखा था, हालाँकि इस केस से वो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। इन्होंने अपना एक साधना का भी पार्ट देखा था, वो सब देखा था। बहरहाल इस वीडियो के अंदर उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल गाइड ने भी इनको यही गाइडेंस दिया कि अब आप जो है इन सबको क्षमा कर दो, और आपने जो वो साधना का आपका पार्ट रहा था, उस दिशा में आप आगे बढ़ो, आप ध्यान करो। आप जो आपको प्राप्तियाँ हैं, इन भाई के पास काफ़ी सारी प्राप्तियाँ हैं, उन प्राप्तियों के लिए भी आदेश दिया स्पिरिचुअल गाइड ने कि ये जो प्राप्तियाँ हैं, इनको आप जो विश्व कल्याण है, जो जन कल्याण है, जो समाज का कल्याण है, उसके अंदर आप लगाएँगे, इनको आप सार्थक करें। और इसी के साथ दोस्तों, इनका जो पूर्व जीवन का ये जो पूरा इनका जो प्रकरण था, जो ये चैप्टर था, ये पूरा हुआ। ये अपने इनको हमने ट्रांस से बाहर निकाल लिया, और अपने सभी जो इनके प्रश्न हैं, उनका उत्तर इन भाई को अपने पीएलआर से मिल गया। आशा करते हैं हमारे आज का जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो हमने कहानी आप सभी के साथ साझा किया है, ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताएं कि आज के जो कहानी है, इसके अंदर आपको क्या पसंद आया। हमसे और हमारे चैनल से आप सभी का जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।